गुड मॉर्निंग। आज हम अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली टाइम कहा था कि अरे के अंदर क्लास के अंदर नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स एज ए अरे के रूप में भी हो सकते हैं। उसका हमने आपको एग्जांपल दिया था। क्लास का नाम टेस्ट, INT, नंबर ब्रैकेट में 3, फ्लोट, कोड, पब्लिक, मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे टेस्ट क्लास का एक डेटा मेंबर है जो अपने आप में अरे है, यानी कि अरे ऑफ 3 इंटीजर्स। क्या हम टेस्ट क्लास को यूज करते हुए टेस्ट क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं? यस। तो हम अरे भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेस्ट T1, T2, T3, T4 और T5 ये 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो इनकी जगह अगर ये सिमिलर टाइप के हैं तो इनकी हम एक अरे भी बना सकते हैं। तो T यहाँ पे क्या कहलाएगा? T यहाँ पे कहलाएगा अरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ कौन सी क्लास? टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए वही अरे का फंडा यूज होगा। पहला T0, अगला T1, अगला T2, अगला T3, अगला T4। 0 to 4 इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई। इनके जरिए आप इन 5 ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 इसके मेंबर फंक्शन होते T0 डॉट गेट डेटा को भी एक्सेस कर सकते थे। इसके जरिए भी इस तरह से हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के मेंबर्स के माध्यम से क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इसका अगर हम मेमोरी में स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा?
टेस्ट 0 नंबर 0 नंबर 1 नंबर 2 और एक है आपका कोड। इसी प्रकार से सिमिलर चलेगा टेस्ट 1 के लिए। इसी प्रकार से इसके आगे होगा टेस्ट 2, इसके आगे होगा टेस्ट 3, इसके आगे होगा टेस्ट 4। तो इस क्रमानुसार मेमोरी में स्पेस इस क्लास के डेटा मेंबर्स के लिए रोका जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन के साथ में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम उसे पास करते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट लाइक एनी अदर डेटा टाइप। एन ऑब्जेक्ट में बी यूज एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को कॉल करते समय फंक्शन का आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। दिस कैन बी डन इन 2 वेज। ये 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, एक कॉपी ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन, कि हम जो ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं या जिसे हम पास कर रहे हैं उसकी कॉपी भेज दी जाए। तो रिसीविंग एंड पे सिमिलर क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि उस कॉपी को क्या करेगा, रिसीव करेगा। या दूसरा तरीका है, ओनली द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द फंक्शन। अगर हम ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं भेजना चाह रहे तो जिस ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को पास करने के बजाय उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करें, और दूसरी साइड में उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को रिसीव करने के लिए आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। और वो आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है? वो आर्ग्यूमेंट अलियास बन जाएगा। तो जो पहला तरीका है हमारा, ये कहलाता है पास बाय वैल्यू, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की कॉपी पास की जा रही है। और दूसरा तरीका है हमारा पास बाय रेफरेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट न भेजकर ऑब्जेक्ट का एड्रेस भेजा जा रहा है ताकि रिसीव करने वाला रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा और वो रेफरेंस वेरिएबल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के स्पेस में जाकर काम करेगा क्योंकि उसको उसका एड्रेस मिल चुका है। This means that the changes made to the object inside the function will reflect in the actual object। जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है अर्थात वो फंक्शन इन्वोक होगा। अब उसके जरिए आपने एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दिया तो फंक्शन के पास क्या पहुंच गया? ऑब्जेक्ट का, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का एड्रेस पहुंच गया। तो वो फंक्शन एक्चुअल एड्रेस पर जाकर मैनिपुलेशन करेगा
यानी कि जो चेंजेस उस फंक्शन के द्वारा किए जाएंगे वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। सिंस पास बाय रेफरेंस मेथड इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि इसे सिर्फ आपको एड्रेस देना होता है ऑब्जेक्ट का, न कि पूरा एंटायर ऑब्जेक्ट की कॉपी भेजनी पड़ती है। इसका अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के जरिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास लिखता हूँ। क्लास का नाम टाइम, इसके दो मेंबर डेटा मेंबर्स हैं, INT आवर्स, INT मिनट्स। void get time, INT H, INT M। आवर्स बराबर H, मिनट्स बराबर M, ब्रेस क्लोज। void पुट टाइम, void ये दूसरा मेंबर फंक्शन है, सी आउट लेस देन आवर्स लेस देन आवर्स एंड सी आउट लेस देन MINS लेस देन मिनट्स न्यू लाइन करेक्टर। एक और मेंबर फंक्शन है void, सॉरी void sum टाइम कॉमा टाइम। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, दोनों ही टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्रेस क्लोज सेमीकोलन। अभी इस मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन बाकी है। void टाइम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर सम टाइम T1 टाइम T2 ब्रेस ओपन, मिनट्स बराबर T1 मिनट्स प्लस T2 मिनट्स, आवर्स बराबर मिनट्स अपॉन 60, मिनट्स बराबर मिनट्स मॉड्यूलो 60, आवर्स बराबर आवर्स प्लस T1 डॉट आवर्स प्लस T2 डॉट आवर्स, ब्रेस क्लोज। अब मेन फंक्शन पर आ जाइए। मेन फंक्शन में टाइम T1 T2 T3, T1 डॉट गेट टाइम 2,45, T2 डॉट गेट टाइम 3,30, दो आर्ग्यूमेंट पास किए। अब T3 डॉट सम T1, T2 सी आउट लेस देन T1 बराबर
T1 डॉट पुट टाइम, इसी प्रकार से सी आउट लेस देन T2 बराबर T2 डॉट पुट टाइम, सी आउट लेस देन T3 बराबर T3 डॉट पुट टाइम, रिटर्न 0 और ब्रेस क्लोज। अब यहां पे समझने वाली बात है, ये दो तो हो गए आपके डेटा मेंबर्स, गेट टाइम मेंबर फंक्शन, पुट टाइम मेंबर फंक्शन, सम भी मेंबर फंक्शन है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, गेट टाइम तो क्या कर रहा है, दो इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। पहली वैल्यू को असाइन कर दिया जाएगा आवर्स को, दूसरी वैल्यू को कर दिया जाएगा मिनट्स को। पुट टाइम क्या कर रहा है, आवर्स की वैल्यू, उसके आगे आवर्स एंड लिखा हुआ जाएगा, फिर मिनट्स की वैल्यू, फिर मिनट्स लिखा हुआ जाएगा। सम को क्या किया अपन ने, दो आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे, दोनों टाइम क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब इसकी डेफिनेशन अपन ने बाहर दी है, वॉइड टाइम, क्योंकि हमारा तरीका है कि अगर किसी फंक्शन को क्लास से बाहर लिखते हैं और वो एक से अधिक कोड हो लाइन का, तो बाहर ही लिखा जाता है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट बना दिए अपन ने, टाइम T1 कोमा टाइम T2। तो जो वैल्यूज पास होंगी उसकी कॉपी किसके पास आ जाएगी, T1 और T2 के पास। तो मिनट्स बराबर क्या हो गया, T1 डॉट मिनट्स प्लस T2 डॉट मिनट्स। T1 के मिनट्स की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के T2 के मिनट्स की वैल्यू दोनों जुड़कर इस मिनट्स को मिल जाएंगी। इसी प्रकार से मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, इंटीजर डिवीजन, जो इंटीजर वैल्यू होगी आवर्स की होगी, आवर्स को मिल जाएगी। मिनट्स मॉड्यूलो 60, जो रिमाइंडर बचा वो मिनट्स को मिल जाएगा। इस प्रकार से टोटल आवर्स इज इक्वल टू आवर्स जो यहाँ मिले प्लस T1 के आवर्स की वैल्यू, T2 के आवर्स की वैल्यू जोड़ के फाइनल आवर्स आ जाएंगे। अब मेन में आ जाइए, T1, T2, T3, these are 3 actual objects which are created in the program। अब क्या किया अपन ने, T1 डॉट गेट टाइम, गेट टाइम को बुलाया, तो 2 किसको मिल गया, H को, 45 किसको मिल गया, M को। तो ये किसके द्वारा बुलाए जा रहे हैं, T1 के द्वारा। एक तो है यहाँ पे आवर्स, एक है मिनट्स। तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी, 45, क्योंकि T1 के द्वारा गेट टाइम को बोला जा रहा है। तो T1 के आवर्स की वैल्यू कितनी हो गई, H, और H कितना था, 2। T1 के मिनट्स की वैल्यू कितनी हो गई, M कितना, 45। इसी प्रकार से T2 वही आवर्स वही मिनट्स, कितने पास हुए, 3 और 30। अब ये क्या कह रहा है, T3 डॉट सम, T3 के जरिए सम को कॉल किया गया है और 2 ऑब्जेक्ट पास किए गए हैं, T1 और T2। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों सेम है। ये मेन के ऑब्जेक्ट्स है, वो डमी ऑब्जेक्ट्स थे। तो रियल तो कौन से हैं, T1 और T2। तो T1 की कॉपी T1 को, T2 की कॉपी T2 को। आप चाहो तो अलग नाम ले सकते थे वहाँ पर, ठीक है। तो T1 के मिनट्स की वैल्यू कितनी है, 2। T2 के मिनट्स की वैल्यू कितनी है, 3। सॉरी 45 और 30 कितने हो गए, 75। 75/60, एक बार गया, आवर्स कितना आ गया, 1। मिनट्स 75 मॉड्यूलो 60, शेष कितना बचा, 15। तो मिनट्स की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो T3 के आवर्स की वैल्यू मिनट्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो आवर्स बराबर आवर्स, आवर्स कितने हैं, 1। T1 का आवर्स कितना है, 2। T2 का आवर्स कितना है, 3। 3 और 2 5 और 1 6 आवर्स।
ये इस फंक्शन ने कर दिया। अब अपन ने मैसेज लिखा T1 बराबर T1 डॉट पुट टाइम। पुट टाइम क्या करेगा? T1 बराबर 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। T2 बराबर T2 डॉट प्रिंट। T2 का कितना है? 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसी प्रकार से T3 डॉट पुट टाइम। T3 का कितना है? 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपने दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? प्लस से जोड़ दिया। ये बेसिकली देखने वाली चीज है यहाँ पे कि नॉर्मली प्लस यहाँ पे क्या करता है? प्राइमरी डेटा टाइप को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है? यहाँ पे प्लस की जगह अपन ने क्या इस्तेमाल किया? मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल किया, सम को। तो सम को क्या किया अपन ने? दोनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स पास कर दिए। सम क्या करेगा? पहले ऑब्जेक्ट के पहले मेंबर की वैल्यू, दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले मेंबर की वैल्यू, दोनों को जोड़कर तीसरे ऑब्जेक्ट जिसके माध्यम से कॉल किया गया है T3 का, इसके पहले मेंबर को दे देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे जोड़ने का जो काम करवाया वो किसने करवाया? मेंबर फंक्शन ने करवाया। तो इस तरीके से C++ के अंदर ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी डेटा टाइप की तरह भी मेंबर फंक्शन काम कर सकते हैं। एक और चीज थी फ्रेंड फंक्शन, जिसके बारे में बिगिनिंग में हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था कि भाई फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। किसी भी क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी कि नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एन एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ ए क्लास। हाउएवर देयर कुड बी a situation where we would like two classes to share a particular function। कई बार ऐसा मौका आएगा कि दो क्लासेस होंगी हमारे पास, उन दोनों क्लासेस में हम एक कॉमन मेंबर फंक्शन रखेंगे और वो मेंबर फंक्शन इस क्लास के प्राइवेट डेटा को एज वेल एज इस क्लास के प्राइवेट डेटा को दोनों को एक्सेस कर सके। इन सच सिचुएशन C++ अलाउज द कॉमन फंक्शन टू मेड फ्रेंडली विद बोथ द क्लासेस। इसके लिए हम क्या करेंगे? उस फंक्शन को दोनों क्लासेस का क्या बना देंगे? फ्रेंड बना देंगे, ताकि तू भी इसके डेटा को एक्सेस कर ले और इसके डेटा को भी एक्सेस कर ले। सच ए फंक्शन नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी दीज क्लासेस। जरूरी नहीं है कि दोनों क्लासेस के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए जिसको हम कॉमन फंक्शन बना रहे हैं वो कॉमन मेंबर फंक्शन या कॉमन फंक्शन किसी क्लास का मेंबर फंक्शन हो। वो दोनों ही क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं हो सकता है। To make an outside function friendly to a class, we have to simply declare the function as a friend of the class as shown below। हमें क्या करना होगा कि जो हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं उसमें किसी फंक्शन को फ्रेंड बनाना है, तो पब्लिक स्कोप के अंतर्गत उसे हमको क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसके साथ? फ्रेंड रिजर्वर के साथ। फ्रेंड रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट की टाइप और ब्रेस क्लोज, सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जिसको आपने क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाया है वो उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये अधिकार उसे मिल जाता है। The function definition does not use either the keyword friend or the scope operator. The functions that are declared with the keyword friend are known as friend function.
ए फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड इन एनी नंबर ऑफ क्लासेस। आप चाहो तो इस फंक्शन को नंबर ऑफ क्लासेस का फ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको हर क्लास के अंदर उसे फ्रेंड के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड। जिस क्लास का आपने इसको फ्रेंड बनाया है ये उस क्लास के स्कोप में आएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो फ्रेंड है, वो उस क्लास के स्कोप से बियॉन्ड आता है। सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। क्योंकि ये क्लास के स्कोप में नहीं आता है तो ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए इसे कॉल नहीं किया जाएगा। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली इन्वोक किया जाएगा क्योंकि ये किसी क्लास का ओरिजिनल मेंबर फंक्शन नहीं है, ये फ्रेंड है। अनलाइक मेंबर फंक्शन इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम डायरेक्टली। हाँ, चूंकि ये किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, खाली फ्रेंड है, तो इसे ये अधिकार तो है कि ये उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करे, लेकिन डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकता बाय नेम। इसे क्या करना पड़ेगा, जिस क्लास के प्राइवेट डेटा को इसको एक्सेस करना है, जिसका ये फ्रेंड फंक्शन है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए ही उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर आइदर इन द पब्लिक और द प्राइवेट पार्ट ऑफ ए क्लास विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। इसको आप चाहे पब्लिक में करें चाहे प्राइवेट में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली इट हैज द ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। हाँ, सामान्यतः ऐसे फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो ऑब्जेक्ट ही होंगे, क्योंकि आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को पास करेंगे यह फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के जरिए उस क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका थोड़ा रिवीजन करें। इसका फर्दर एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक आप इन्जॉय करें। थैंक यू।